सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं गज़ा में जो इंसानी अलमिया शिद्दत इख्तियार कर गया है इजरायली जहरियत की वजह से, उसके हवाले से आपको एक ख़बर दें कि इजराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और ये हैरत अंगेज़ बात है कि जबकि पूरी दुनिया इस पर तनकीद कर रही है, तब भी इजरायली लीडर्स अपनी हुकूमत पर ज़्यादा नरम होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गज़ा में 20 लाख बेगुनाह फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं, लेकिन इजरायली हुकूमत 3 माह की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद सिर्फ 9 ट्रक्स इमदादी सामान की इजाज़त देती है। और फिर भी नेतन्याहू के इंतहा पसंद साथी उसे ज़्यादा समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इमदाद है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। नाज़रीन, कितनी शर्मनाक बात है कि एक तरफ पूरी दुनिया इंसानी बहरान की बात कर रही है और दूसरी तरफ इजरायली लीडरान नस्ल कुशी को मुकम्मल करने की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ चौंका देने वाले और दिल शिकस्ता फैक्ट्स शेयर करेंगे। कल इजराइल ने ऐलान किया कि वो बुनियादी मिकदार में खुराक को गज़ा में दाखिल होने की इजाज़त देगा, लेकिन कितनी इमदाद? महज सिर्फ 9 ट्रक। नाज़रीन, ये बात जहन में रखें कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले रोज़ाना 500 से ज़ायद इमदादी सामान और खाने पीने की अशिया के ट्रक्स गज़ा में दाखिल होते थे। 3 माह की मुकम्मल ब्लॉकेट के बाद ये समंदर में एक कतरे के बराबर है। और बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के एड चीफ टॉम फ्लेचर ने भी उसे ड्रॉप इन दी ओशन करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भूख और प्यास और अफलास की यही हालत रही तो अगले 48 घंटों में कम से कम 14,000 बच्चे कहत साली का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठ सकते हैं। नेतन्याहू ने अपने एक वीडियो मैसेज में साफ एतराफ़ किया कि यह कदम सिर्फ इत्तेहादियों के दबाव की वजह से उठाया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके दुनिया में सबसे बड़े दोस्तों ने उनसे कहा है कि हम बड़े पैमाने पर भूख की तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर आप गौर करें कि इंसानी जानें बचाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तस्वीर से बचने के लिए नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इमदाद मिनिमल ही रहेगी। यहाँ पे परेशान कुन बात यह है कि इस मिनिमल इमदाद के तरसील के बावजूद नेतन्याहू के इंतहा पसंद साथी आग बगोला हैं। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एथमन गुवेर ने उसे संगीन गलती करार दिया, जबकि हेरिटेज मिनिस्टर एमेजाय एलियाहू ने उसे ट्रेजेडी कहा, ये कहते हुए कि गज़ा में फ़तह हासिल करने की जंगी कोशिश को बराह रास्त नुकसान पहुंचाता है। उन्हें अभी भी लगता है कि भूख से फ़लस्तीनियों को मारना एक जंगी हिकमत अमली है। इन्हीं दिनों में कतर ने इजराइल की तरफ से गज़ा में हमाद हॉस्पिटल फॉर रिहैबिलिटेशन एंड प्रोटेक्शन पर बमबारी की शदीद मजम्मत की है। हॉस्पिटल उन हज़ारों फ़लस्तीनियों की खिदमत करता था जो इजरायली हमलों में अपने आज़ा खो चुके हैं। यानी इजराइल पहले लोगों के हाथ पैर उड़ाता है, फिर उनके इलाज के जो प्रोस्थेटिक्स के हॉस्पिटल्स हैं उन पर बमबारी भी करता है। सऊदी अरब ने भी कल ही गज़ा में इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की और उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं, इंसानी हकूक़ के क़वानीन की संगीन ख़िलाफ़ वर्जी हैं और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रोक देती हैं। शायद सबसे बड़ी यहाँ पर नाज़रीन ख़बर यह है कि अब बरतानिया, फ्रांस और कनाडा जैसे ममालिक जो कि बिल्कुल चुप थे, उन्होंने अब एक मुश्तरका वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद नहीं की और इमदाद पर पाबंदियाँ नहीं हटाईं तो वह मज़ीद इक़दामात उठाएंगे, जिसमें टारगेटेड सैंक्शंस भी शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत की तरफ से शहरी आबादी को ज़रूरी इंसानी इमदाद से इनकार नाकाबिल कबूल है और इससे बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी का ख़तरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली हुकूमत के अरकान की तरफ से इस्तेमाल की गई नापसंदीदा ज़बान की भी उन्होंने सख्त मजम्मत की, जिसमें धमकी दी गई थी कि गज़ा की तबाही पर मायूसी में शहरी अपने मकामात छोड़ना शुरू कर देंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सरबराह एंटोनी टेड्रोस अधानोम ने वार्निंग दी है कि 2 महीने की ताज़ा ब्लॉकेट के बाद 20 लाख लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1,60,000 टन खुराक बॉर्डर पर महज चंद मिनट की दूरी पर ब्लॉक है। मज़ीद इजराइल से जुड़ी एक और ख़बर आपको बताएं कि इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी एक वेस्टर्न दुनिया जहाँ पे फ्री बात की जाती है,
वहाँ इतनी बड़ी ये पाबंदी बन गई कि BBC के एक इंतहाई मशहूर फुटबॉल कमेंटेटर और एनालिस्ट गैरी लाइनेकर को अपना ओहदा छोड़ना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इसराइल के जंगी जराइम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। लाइनेकर जो 25 साल से मैच ऑफ द डे प्रोग्राम पेश कर रहे थे और BBC के सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले स्टार थे और BBC का मेन नाम थे स्पोर्ट्स कवरेज में, उनको ज़ायनिज़्म के ख़िलाफ़ यानी जो सेहूनी क़ुव्वतें इसराइल के उसके ख़िलाफ़ मीडिया पोस्ट की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा। जो हार्ड राइट विंग लोग हैं वो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप को BBC पर कवर करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब कोई ताकतवर निज़ाम पर तनकीद करता है तो किस तरह उसे खामोश करवाया जाता है। नाज़ी जर्मनी की यहाँ पे याद आती है जहाँ पे कोई भी हिटलर के ख़िलाफ़ बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। ये असर और रसूख दूसरे ममालिक तक भी पहुँचा क्योंकि नाज़ी जर्मनी लॉबीज़ और बैरूनी दबाव के ज़रिए परसेप्शंस को मैनेज करता था। अगर जनूबी अफ्रीका के अपार्थाइड निज़ाम की बात की जाए तो वहाँ पे भी यही तरीका अपनाया गया था। तनकीद को रोका जाता है क्योंकि ये असल में काम करती है, और जब तनकीद की जाने वाले इदारे या ताकतें गलत होती हैं, जैसा कि आज अमरीकी नौजवान भी मानते हैं, तो इसराइल लोगों को उन खामोश करने में इतना कामयाब नहीं हो पा रहा जिस तरह माजी में हुआ करता था। अब आपको बताते हैं कि गैरी लाइनेकर इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स एनालिसिस। उनके मामले में क्या हुआ, उन्होंने पिछले हफ्ते बेसिकली उन्होंने एक ज़ायनिज़्म यानी सेहतों के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया कि वो एंटी सेमिटिज़म और जूस के ख़िलाफ़ जो है वो कोई पोस्ट करें, जो कि बिल्कुल एक बेसिकली गलत बात है। नाज़रीन, लाइनेकर ने महज जो ज़ायनिस्ट हैं, जो सेहूनी ताकतें, उनको रैट यानी चूहे से तशबीह दी, तो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया कि ये यहूदी मुखालिफ तौहीन की गई है। लाइनेकर ने कहा कि उन्होंने इसके बेसिकली जो ऑफेंसिव रेफरेंसेस के बारे में जानने के बाद पोस्ट डिलीट कर दी थी। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हाई प्रोफाइल होस्ट म्यूचुअल अग्रीमेंट से दस्तबरदार हो रहे हैं। BBC का डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने कहा कि गैरी ने अपनी गलती को तस्लीम किया है। उसके मुताबिक हमने ये तय किया है कि वो इस सीज़न के बाद आगे प्रेजेंटिंग से पीछे हट जाएंगे। लाइनेकर ने पीर को अपनी मुआफ़ी दोहराई, ये कहते हुए कभी भी वो जानबूझकर कुछ भी एंटी सेमाइट पोस्ट नहीं करेंगे। असल बात नाज़रीन यहाँ पे ये है कि गैरी लाइनेकर ने हाल ही में गज़ा पर इजरायली जंग से मुतासिर फ़लस्तीनियों की हिमायत की थी, जो BBC के साथ उनके तनाज़े का बायस बनी। इससे पहले भी लाइनेकर ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर में तनाव पैदा किया था जब उन्होंने हाल ही में कहा था कि गज़ा तनाज़े की इब्तिदा के लिए इसराइल ज़िम्मेदार है क्योंकि उसने कब्ज़ा किए हुए इलाके को आउटडोर प्रिजन में तब्दील कर दिया है। हालिया बरसों में लाइनेकर की सोशल मीडिया पर अपने सियासी ख़यालात पेश करने की ख्वाहिश ने BBC के लिए सर दर्द पैदा किया था, जिसके इम्पार्शियलिटी के सख्त असूल हैं। उन्होंने 2023 में आर्जी तौर पर ऑन एयर से हटा दिया गया था जब उन्होंने सोशल मीडिया पर साबका हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की थी। 2018 में उन्होंने ब्रेक्सिट की मुखालफत की और दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा किया। इस बार हकीकत में मसला क्या था? 9 मई को फुटबॉल बिजनेस अवार्ड्स में टेलीग्राफ के साथ एक इंटरव्यू में लाइनेकर ने बताया कि उनके मसाइल बेसिकली यहूदियों नहीं बल्कि एक ज़ायनिस्ट इजरायली हुकूमत के साथ हैं। ये इंटरव्यू पिछले जुमेरात 15 मई को शाया हुआ था, जिसमें लाइनेकर ने साफ और मुअस्सर अंदाज में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा 7 अक्टूबर का वाक़या खौफनाक था, लेकिन ये अपनी तारीख जानना और उससे पहले होने वाले कत्लेआम का मुताला करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें बहुत से फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, इजराइलियों को अपना दिफा करने का हक़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनियों को यह हक़ नहीं है, और यही वो जगह है जहाँ यह गलत है। फ़लस्तीनी गज़ा में इस आउटडोर प्रिजन में क़ैद हैं और अब ये एक आउटडोर प्रिजन है जिस पर वो बमबारी कर रहे हैं। लाइनेकर ने मज़ीद ये कहा। इस इंटरव्यू में TV होस्ट ने यह भी सवाल उठाया कि इसराइल अब भी जायज़ तौर पर क्या कह सकता है कि वो सेल्फ़ डिफेंस में काम कर रहा है। उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं समझता हूँ उन्हें इंतकाम लेने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने अपने हॉस्टेज सिचुएशन में कोई मदद नहीं की है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि यह नागुज़ीर था कि इसराइली ऑक्यूपेशन से बड़े मसाइल पैदा होंगे और बेबस फ़लस्तीनियों के लिए उन्होंने अपनी सिंपथीज़ का इजहार किया, और यही बात है जो इसराइल को तकलीफ़ दे बनी और जो उनका जो सहूनी प्रोपेगेंडा उसके लिए तकलीफ़ दे का बायस बनी, क्योंकि एक आदमी ने सच्चे तौर पे आवाज़ उठाई। फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी की हकीकत को बयान करना जैसे लाइनेकर ने किया। इसराइली प्रोपेगेंडा मशीन लगातार हर उस शख्स को एंटी सेमाइट लेबल देती है जो गज़ा में उसके जंगी जराइम पर तनकीद करता है। हालांकि मगरबी मीडिया में ऐसी मिसालें रोज़ाना की बुनियाद पर नुमायाँ होती हैं जब सहाफ़ियों को अपनी आज़ादाना राय देने की कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन नाज़रीन, अब तब्दीली आ रही है। अमरीका में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा इसराइल की जारियत
और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर एहतजाज कर रहे हैं। यूरोप में मुजाहरे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि मगरबी मीडिया यहाँ पे बेसिकली पहले से कहीं ज़्यादा आवाज़ें फ़लस्तीनी हकूक़ के हक़ में उठ रही हैं, जैसे कि गैरी लाइनेकर एक बहुत बड़ी मिसाल है। साबिक स्ट्राइकर 1992 तक 8 साल तक इंग्लैंड के लिए खेले और 1980 के अवाइल में बेसिकली उन्होंने 1990s में लेस्टर सिटी, एवर्टन और टॉटनहम हॉटस्पर जैसी टॉप इंग्लिश क्लब्स के लिए टॉप स्कोरर रहे थे। बेसिकली वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और किसी इस तरह के आदमी का फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना और अपने करियर और की कुर्बानी देना एक बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली नाज़रीन, ये हम सब के लिए एक हम पे ये बाइंडिंग है कि हम फ़लस्तीन की आवाज़ को मध्यम ना होने दें। हम इसी स्पिरिट के साथ और मज़ीद जोश से फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि हम ये इंसानी अलमियाँ अब मज़ीद नहीं होने दे सकते। दिस इज़ नाउ मैडनेस। और यही वजह है कि अब वेस्टर्न हुकूमतों भी शायद कुछ ना कुछ जाग रही हैं, जो एक लंबी नींद तान के वो सो रही थी, जिन्होंने इनेबल किया थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस की शहादत। अब ये वक्त आ गया है कि इज़राइल को अकाउंटेबल ठहराया जाए उसके जंगी जराइम के लिए। इसी वाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे और फ़लस्तीनियों की आज़ादी और उनके हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे जो गज़ा में इस वक्त शदीद तरीन इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और लाखों फ़लस्तीनियों की जान इस वक्त ख़तरे में है। 53,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लेकिन आवाज़ें उठने का सिलसिला जारी है इजरायली जारियत के ख़िलाफ़ और हम शाना बशाना खड़े रहेंगे उन तमाम आवाज़ों के और फ़लस्तीनी कौम के। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग की, जो कि 100 साल में यूरोप की सबसे बड़ी ज़मीनी जंग है। उसके खात्मे की कोई उम्मीद पैदा ज़रूर हुई है और नाज़रीन, ये जंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी का बड़ा हिस्सा बनेगी। इस जंग का खात्मा अगर वो सीज़ फायर करवाने में कामयाब होते हैं तो ये उनकी बड़ी तरीन कामयाबियों में से एक होगी और अगर यूक्रेन टुकड़ों में बंट जाता है तो उसका ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लेगेसी पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जंग को अच्छे अंदाज में ख़त्म करना चाहते हैं ताकि उन पर पुतिन की तरफ झुकाव के इल्ज़ाम ख़त्म हो। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच 2 घंटे से ज़ायद फ़ोन कॉल हुई। ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन फौरी तौर पर सीज़ फायर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ये जंग अब 4थे साल में है और पुतिन ने कहा है कि तनाज़े को ख़त्म करने की कोशिशें सही रास्ते पर हैं और रूस यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे पर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात की सपोर्ट करते हैं। पुतिन ने सहाफ़ियों से कहा कि हम अमरीकी सदर के साथ मुत्तफ़िक हैं कि रूस मुमकिना अमन मुआहदे पर काम करने के लिए तैयार है। हमारे लिए अहम बात बहरान की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करना है, लेकिन क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने कहा कि कोई डेडलाइन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि कॉल अच्छी रही और ट्रुथ सोशल, जो उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बताया कि वेटिकन पोप की तरफ से मुज़ाकरात की मेज़बानी में दिलचस्पी दिखाई गई है, चलें अमल शुरू करें। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेटिकन में मुज़ाकरात बहुत अच्छे होंगे और पुतिन के साथ कॉल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम इसे कब ख़त्म करेंगे व्लादिमीर, उन्होंने रूसी सदर से पूछा। उन्होंने ये भी कहा कि रूस पर पाबंदियां लगाने का वक्त आ सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स को कॉल के बारे में भी बताया। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अगर पुतिन सीज़ फायर का वादा नहीं करता तो रूस पर सख्त पाबंदियां लगनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन, तुर्की, स्विट्ज़रलैंड या वेटिकन में रूस से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को कायल करने की ज़रूरत नहीं, हमारे लोग हकीकी फ़ैसले करने को तैयार हैं, रूस को भी ऐसा ही करना चाहिए। मज़ीद ये भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका से मुज़ाकरात में शामिल रहने की अपील की और इतालवी वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी ने कहा कि यूरोपीय और अमेरिकन लीडर्स पोप लियो की वेटिकन में मुज़ाकरात की मेज़बानी को पसंद करते हैं। क्या ये बातें हैं या वाकई मुज़ाकरात होंगे, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये इतनी बड़ी जंग को ख़त्म करने की अहम कोशिश है। नाज़रीन, यहाँ पे याद रखें कि इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का किरदार उनकी सदारत की लेगेसी का एक अहम हिस्सा होगा। वो अपने आप को दुनिया के सामने एक प्रेजेंट करते हैं एज अ पीस मेकर एंड समवन हु वांट्स टू स्टॉप वॉर्स एंड नॉट स्टार्ट देम। तो वो गज़ा में भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं
अभी आपने देखा पाकिस्तान इंडिया के माबैन उन्होंने किस तरह की कोशिश की, मशरिकी वुस्ता में उनकी बड़ी कोशिशें रही हैं उनके पहले दौर में भी, और अब वो रूस और यूक्रेन के हवाले से सीरियस नज़र आते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, लेकिन अगर जंगें रुकें तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इसी वाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन अब हम रुख करते हैं मार्केट्स का, और वहाँ से सबसे अहम मुआशी ख़बर यही आई है कि अमेरिकन डॉलर की बेसिकली कदर उसके गिरने के इम्कानात हैं। मुआशियात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इस्तेहकाम। जैसा कि हम पाकिस्तानियों ने अक्सर देखा है कि पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियाँ और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना कारोबारी माहौल का भरोसा ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मईशत कमज़ोर हो जाती है, और यही सबक आज अमरीका की मार्केट में देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों बड़ी खबर यह है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने अमेरिका की रेटिंग में 1 दर्जे की कमी कर दी है। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि डॉलर की कदर जनवरी से अब तक 10.6% गिर चुकी है, जो पिछले 3 माह में सबसे तेज़ गिरावट है। माहिरीन कहते हैं कि डॉलर की कीमत और गिर सकती है, क्योंकि अब भी अपनी 20 साल औसत से 10% ज़्यादा है। डॉलर में गिरावट की कई वजूहात हैं। ट्रेड की बेयकीनी, जो कि टैरिफ्स की, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की एक बहुत बड़ा एक बेसिकली अदम इस्तेहकाम है, बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज और अमेरिकन जो डोमिनेंस है उस पर घटता हुआ एतमाद, ये सब अहम अवामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस साल लगाए गए टैक्सेस ने इन्वेस्टर्स को अमरीकी असासों में सरमायाकारी कम करने पर मजबूर किया है। अमेरिका और चीन की जो ट्रेड जंग है उसमें थोड़ी सी अमन ने करेंसी कुछ संभाला तो था, लेकिन मूडीज़ के फैसले के बाद दोबारा फ़रोग़ का दबाव बढ़ गया है। और जब भी नाज़रीन डॉलर गिरता है तो इस तरह की कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड और सिल्वर, उसमें बढ़ने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। तो कीप एन आई ऑन दिस कमोडिटीज़। हम भी आपको आगाह करते रहेंगे। आपको मज़ीद इस हवाले से बताएं कि मूडीज़ के फैसले के बाद जो एनालिस्ट का कहना है कि अमरीकी असासे बेचने का रुझान दोबारा सामने आ सकता है। और नाज़रीन ऑब्वियसली ये जो 10.6% की गिरावट है उसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने तकरीबन 17.32 अरब डॉलर की शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट सेलिंग जो कहते हैं, जो जुलाई 2023 के बाद से सबसे ज़्यादा बेरिश या एक मादूम पोजीशन है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की करेंसी माहिर स्टीव इंग्लैंड कहते हैं कि हालिया ट्रेड मुआहदे मार्केट्स को थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, लेकिन ये अमरीका के सामने आने वाले लंबे मुद्दती एतमाद के मसाइल हल नहीं करते। डॉलर की कमज़ोरी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, और उन्होंने मज़ीद भी कहा कि यह आगे चलने का इम्कान है। इंग्लैंडर ने कहा कि सरमायाकार अमरीकी के बढ़ते हुए कर्ज से भी फ़िक्रमंद हैं। माहिरीन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स कट बिल से अगले 10 सालों में मुल्क के 36.2 खरब डॉलर के कर्ज में 3 से 5 खरब डॉलर का इजाफा हो सकता है। डॉयचे बैंक के जॉर्ज सारावलिस कहते हैं कि अमरीकी असासे ख़रीदने की कम दिलचस्पी और अमरीकी बजट में बड़ा खसारा मार्केट को परेशान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि वो मजबूत डॉलर पॉलिसी की हिमायत करती है, और वाइट हाउस के तर्जुमान किश देसाई ने कहा कि सदर ट्रंप ने वाज़े किया है कि अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर मजबूत रहेगा। नाज़रीन ये डाउनटर्न के बावजूद अमेरिकन बॉन्ड्स में अभी भी इन्वेस्टर्स दिलचस्पी रखते हैं, और ये जो फ़रोग़ का दबाव है दुनिया के कई हिस्सों से आ सकता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि डॉलर अब एक सेफ जगह के तौर पर उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह पहले काम कर रहा था। अगर हम एशियाई मीशतों की बात की जाए, जिस तरह चीन, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और ताइवान कई दहाइयों से अमरीकी असासों में सरमायाकारी करते हैं, लेकिन बेसिकली अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि चीन जैसे हमने आपको बताया वो गोल्ड में आप कन्वर्जन करें, अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। मई में ताइवान की करेंसी में अचानक इजाफे से पता चला है कि डॉलर से निकलने की जो बेसिकली मामला थे किस तरह मार्केट को हिला सकती है। ताहम मनफी खबरों के बरक्स अमरीकी मईशत अब भी बहुत मजबूत है। अगर मुआशी तरक्की अच्छी रही तो ये फेडरल रिजर्व को सूद की शरह घटाने से रोक सकती है और डॉलर को सहारा दे सकती है। ब्रांडीवाइन ग्लोबल के जैक मैकन कहते हैं कि अमरीकी खरीदार अब भी मजबूत हैं, और फिर भी वो दूसरे माहिरीन डॉलर की कीमत में इजाफे के दौरान उससे बचने को तरजीह देते हैं, ना कि उसकी वापसी पर बेट लगाने को। अभी मार्केट की सोच ताकत के वक्त डॉलर बेचने के मौके तलाश करने की है। उन्होंने मजीद ये भी कहा, नाज़रीन इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल। दुनिया को उम्मीद है तो ज़रूर वापसते हैं कि अगर अमेरिका और चीन की ट्रेड डील सक्सेसफुल हो जाती है, एक लॉन्ग टर्म डील होती है और एक दूरस्त डील होती है, तो शायद इससे जो आलमी मईशत है उसके अंदर कुछ इस्तेहकाम ज़रूर आ सकता है। लेकिन टफ टाइम्स हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया समझें उस स्टॉर्म से वेदर करी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से आलमी मईशत में आया है, और ऑलरेडी वो कि स्टेबल नहीं थी आलमी मईशत। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे लिए अगर डॉलर कमज़ोर होता है तो हम जैसी जो एक तरक्की पजीर मईशत है उनके लिए बेहतर है, क्योंकि हमारे इम्पोर्ट बिल्स डॉलर्स में हम पे करते हैं, स्पेशली अपने ऑयल इंपोर्ट्स और एनर्जी इंपोर्ट्स। तो अगर रुपी मजबूत होता है तो इस पर पाकिस्तान को एटलीस्ट अपने इंपोर्ट बिल में तो ज़रूर सहारा मिल सकता है। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। आपको इस हवाले से भी मजीद आगाह करते रहेंगे, चाहे वह रूस और यूक्रेन के मामला हों या गज़ा में होने वाली इजरायली जारियत की। हमारे साथ
साथ ही रहिएगा, लेकिन हमारे शो का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। टिल दिन अपना बहुत ख्याल रखिए। बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़र रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।